हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के दूसरे वाले हफ्ते का हम पहला वाला पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इससे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का आपका क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जाकर के इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जिन क्वेश्चन को आपने अभी पढ़ा है वो आपको याद हुए हैं या नहीं हुए। मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, अपनी अच्छा सा रिविजन कर सको। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका बुक से है कि पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा ल्यूक कोटेनहो। तो ल्यूक कोटेनहो ने लिखी है ये बुक, जिसका नाम है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। बाकी मोहम्मद अब्दुल मन्नान की बात करेंगे। इन्होंने अभी बुक लिखी थी बिहाइंड द मास्क कोविड-19। और जेके रॉलिंग हैरी पॉटर सीरीज इन्होंने लिखी है। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने एक और नई बुक लिखी है जिसका नाम है द इका बुक। और वी कृष्ण स्वामी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नाम की बुक लिखी है इन्होंने। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। तो इस योजना में क्या होगा, जो रूरल एरियाज यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके आर्थिक विकास के लिए तमिलनाडु सरकार 300 करोड़ रुपए देगी। तो क्या नाम है इसका? ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और चेन्नई में ही चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी है। इसके गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु में एक इम्पोर्टेंट मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर, पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी याद रखना। और तमिलनाडु का भी 38वां जिला भी बना था, मयिलादुथुरई उसका नाम है। और तमिलनाडु से एक और नाम याद रखना, रूपा गुरुनाथ का। ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और केवल तमिलनाडु की ही नहीं, पूरे राज्य में, देश में किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है ये रूपा गुरुनाथ, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर हाल ही में जारी डेटा के अनुसार 2012 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर की मौत कहाँ पे हुई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी एक डेटा जारी किया है और उसमें बताया है कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में देश में टोटल 750 बाघों की मृत्यु हुई है। और अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, कितनी? 173। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। और वैसे आपको पता है सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। कितने हैं? 526 हैं। और इस डेटा में ये भी बताया गया है कि 2019 दिसंबर तक देश में कितने टाइगर थे? 2976, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। तो ये बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शॉ, और इन्हीं को 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और याद रखना, ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय हैं, या यूं कहूं कि ये पहली भारतीय महिला है और पूरी दुनिया में दूसरी महिला है ये अवार्ड पाने वाली। अच्छा, अभी मैंने कहा कि ये तीसरी भारतीय हैं ये अवार्ड पाने वाली, तो इससे पहले दो किन किन को मिला है? 2005 में मिल चुका है इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति को, और 2014 में मिल चुका है कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को। और किरण मजूमदार शॉ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताऊंगा। अभी कुछ समय पहले इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला था, और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। इसके अलावा मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 में भी इनका नाम शामिल था। बाकी कृतिका पांडे की बात करेंगे, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। और जिनेथ बेदोया लिमा यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता था। गीता सेन की बात करेंगे, भारतीय एक्टिविस्ट हैं, और डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने। फिर शहरी वन आवरण बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण यानी कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। और इसमें सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि इस साल 145 करोड़ वृक्षारोपण किए जाएंगे और अगले 5 सालों में पूरे भारत में 200 शहरी वन डेवलप किए जाएंगे। फिर हाल ही में किस देश ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु के रोकथाम पर एक
यूएनडीपी राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी हाल ही में भारत ने राजमार्गों पर जो पशु और इंसानों की मृत्यु हो जाती है उस दर को कम करने के लिए, मतलब हाईवेज पे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने यूएनडीपी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस साल के अंत तक हादसों की संख्या को कम करके 25% तक लाया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने बोला है। फिर है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इसका दूसरा संस्करण है, यानी कि 2019 में ही हमने इसको मनाना शुरू किया था। तो हर व्यक्ति को भोजन मिले और कोई भी भूखा न रहे, इसी उद्देश्य के साथ इसे मनाया जाता है। और थीम क्या रही इस बार की? थीम इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इसे आप कंफ्यूज मत करना वर्ल्ड फूड डे के साथ। वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए। अच्छा, ये तो 7 जून हो गया। 6 जून को भी हमने एक दिवस मनाया था, विश्व कीट जागरूकता दिवस, वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे, वो भी ध्यान रखना। फिर हाल ही में इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा मधु माधवी को। बिहार की है ये मधु माधवी, और इन्हीं को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित जेम्स वॉट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ICI पब्लिशिंग हाउस लंदन हर साल किसी एक उत्कृष्ट रिसर्च आर्टिकल को जेम्स वॉट अवार्ड के लिए सम्मानित करता है, और 2020 के लिए मधु माधवी को चुना गया है, तो इनका नाम याद रखना है। बाकी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार की बात करेंगे, इनको वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया था। और प्रोफेसर T प्रदीप IIT मद्रास में प्रोफेसर है, और अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्की एशिया अवार्ड मिला था। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको, तो ये भी ध्यान रखना। फिर हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश नाम की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो इसमें क्या होगा? तो बेंगलुरु में रियल टाइम यानी कि वास्तविक समय में बारिश, बाढ़, तूफान वगैरह के मतलब आपको अलर्ट मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो इसका जो कैपिटल बेंगलुरु में है, और यहीं पे आपका इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, इसरो हो गया, इन सब का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में ही है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को ही कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अभी आपको याद होगा कर्नाटक ने जन सेवक योजना शुरू की थी, आप्त मित्र एप्लीकेशन भी शुरू किया, और एक नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था। और अभी बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने प्राण वायु नाम का श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा आपको, अंशी नेशनल पार्क है, बैनरघट्टा नेशनल पार्क है, और नगरहोल नेशनल पार्क भी आपको यहीं मिलेगा। फिर किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स की कैटेगरी में ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता दी है। बाकी केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये याद रखो, पहले तो बेंगलुरु में है, और भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, दिल्ली का है। और कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में है, ये सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना। फिर हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जावेद अख्तर। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और गीतकार हैं ये जावेद अख्तर, और इन्हीं को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दूं, जावेद अख्तर ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो अवार्ड है 2003 से दिया जा रहा है, और ये जो अवार्ड है विज्ञान में, रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर के धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। बाकी मेजर सुमन गवानी की बात करेंगे, 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। बाकी सौरभ लोढ़ा की बात करेंगे, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मिला था। फिर हाल ही में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2022 तक। तो ये वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप इसी साल सितंबर में अमेरिका में होने वाला था, पर कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। तो अब ये 2022 में होगा। अच्छा, आपको याद होगा ना, इस साल जो आपका G7 समिट होने वाला था जून के महीने में ही, ये अमेरिका में ही होने वाला था, लेकिन अब ये
सितंबर में होगा। कोविड-19 के कारण इसे आगे खिसका दिया गया, सितंबर में होगा अब ये। और 2022 में अभी कुछ समय पहले हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था, भारत जो महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा वो कब करेगा, 2022 में ही। और 2022 में ही G20 समिट भी होगा भारत में ही। उसी तरह से 2022 में ही इंटरपोल की महासभा भी होगी इंडिया में ही। और 2022 से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे यूके बर्मिंघम में। 2022 में ही विंटर ओलंपिक गेम्स भी होंगे बीजिंग चाइना में। और 2022 में ही एशियन गेम्स भी होंगे चाइना के हांगझाओ में। अच्छा, विश्व तीरंदाजी संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी विश्व पर्यावरण दिवस पर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया था 5 तारीख को, तो उसी दिन आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि जो औद्योगिक वेस्ट होता है यानी कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसे सुरक्षित और साइंटिफिकली बिल्कुल सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, गवर्नर हैं जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की देखो अभी तो कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फिर हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है, तो आंसर होगा जया जेटली। तो अभी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता करेंगी जया जेटली। तो ये जो टास्क फोर्स होगा ये शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी काम करेगा। अच्छा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है हमारी, जो हमारी कपड़ा मंत्रालय भी संभालती हैं, उनका नाम है स्मृति ईरानी। बाकी जानवी फूकन की बात करेंगे, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। और वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी है। और नुपुर कुलश्रेष्ठ इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी है। फिर हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 जून को। तो 8 जून को ही मनाया जाता है ये वर्ल्ड ओशियन डे। तो ये दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या रही इसकी, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 8 जून को एक और डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी याद रखना। फिर हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राजदूत मतलब एम्बेसडर, तो आंसर होगा मोनिका कपिल मोहता को। तो मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगी, तो CB जॉर्ज का स्थान लेंगी। और CB जॉर्ज आपने जरूर नाम सुना होगा, अभी कुवैत में भारतीय राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। बाकी राहुल श्रीवास्तव की बात करेंगे, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं ये। और गायत्री कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी है। उच्चायुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर यानी कि उच्चायुक्त और राजदूत में क्या फर्क होता है, सिंपल सा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं वैसे तो सिंपल सा याद रखो। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में तो हम बोलते हैं हाई कमिश्नर और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम बोलते हैं एम्बेसडर। बस इतना था, नाम का फर्क है, काम सेम ही है। और अभी रवीश कुमार फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने थे ये। बाकी स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी है स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसी तरह से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर है। और अभी आपको याद होगा स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं मीटिंग भी हुई थी। और यहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 72 नंबर पे रहा था। और यहाँ पे एक पर्वत अभी न्यूज में था, मैटरहॉर्न पर्वत, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे भारत का जो तिरंगा है वो प्रोजेक्ट किया गया था। और एक महान टेनिस प्लेयर जो आपके स्विट्जरलैंड से ही आते हैं, उनका नाम है रॉजर फेडर। और अभी आपको याद होगा फोर्ब्स के जो सबसे अमीर एथलीट की सूची आई थी, उसमें टॉपर थे रॉजर फेडरर। फिर किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। जैव विविधता पार्क मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क। उत्तराखंड की बात करेंगे, कैपिटल देखो इसकी देहरादून है। और अभी ऑफिशियली इसकी समर कैपिटल भी बन चुकी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है रमेश रंगनाथन। अभी उत्तराखंड सरकार ने होप नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया था, एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू की थी और एक दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया जाएगा गंगा नदी पे। मतलब इस पे आप चलोगे ना तो आप आर पार देख सकते हो, नीचे फ्लोर जिसका होगा ट्रांसपेरेंट होगा।
ग्लास का। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तराखंड। यहाँ पे एक डैम भी है, तिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक नेशनल पार्क भी यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसके बीच में से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? रामगंगा नदी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो अभी न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। और वैसे यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, राजाजी नेशनल पार्क भी है, और एक फूलों की घाटी, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क भी है। फिर हाल ही में किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब को। तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने कोरोना के कारण 2019-20 चैंपियनशिप लीग को बीच में ही खत्म कर दिया और अभी विजेताओं की घोषणा भी कर दी। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को चैंपियन घोषित किया गया है। अच्छा, फुटबॉल से याद आया, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये आपका इसी साल भारत में होने वाला था नवंबर में, लेकिन अभी कोरोना के कारण इसे कैंसिल करना पड़ा। अब ये 2021 में होगा। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये भी याद रखो, ये 2022 में होंगे कतर में। 2026 वाले होंगे यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। और अभी फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे रहा था बेल्जियम और भारत 108वें स्थान पे रहा था। फीफा का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फिर हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो आंसर होगा त्रिची रेलवे जंक्शन। त्रिची मतलब तिरुचिरापल्ली है। तो त्रिची रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गोल्ड रेटिंग दी है। अच्छा, CII तो वैसे भी न्यूज में भी था, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हुई है। उनका नाम है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं ये। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज बने हैं। रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? वो जॉन मथाई हैं। और रेलवे से एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको, अभी मेक इन इंडिया के तहत बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में बना है 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया में पहली बार इतनी क्षमता वाला, इतनी कैपेसिटी वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया गया है। इसका नाम है WAG-12 और इसका नंबर रखा है 60027। फिर किस राज्य की सरकार ने 2020-21 के लिए प्रवेश, जो कॉलेजेस में प्रवेश है, एडमिशन है, उसको 100% मुफ्त कर दिया? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम की सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के सभी एडमिशन को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। तो इस कोविड-19 के समय सभी परिवारों को इससे काफी राहत मिलेगी। अच्छा, एक और पॉइंट बता दूं आपको असम से, अभी नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। असम की बात करेंगे तो इसके कैपिटल दिसपुर है और मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल। और अभी इनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड भी मिला था। गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अजय लांबा। इसके अलावा अभी असम की सरकार ने सभी पत्रकारों को 50 लाख का जीवन बीमा कवर देने की भी घोषणा की थी। एक धनवंतरी योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे, और एक अरुंधति योजना तो पहले से चलती है, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर उन्हें 10 ग्राम सोना दिया जाता है। और असम के गुवाहाटी में आपका कामाख्या मंदिर भी है, जहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है। और ये इस बार न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोविड-19 के कारण इस मेले को रद्द कर दिया गया। अभी जम्मू कश्मीर का एक और मेला था, उसे रद्द करना पड़ा था, उसका नाम है खीर भवानी मेला। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, मानस नेशनल पार्क भी है और एक डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क भी है, औरंग नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। फिर हाल ही में किसने कैंसर का जल्द इलाज करने के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री विकसित की है? तो आंसर होगा ARCI ने। ARCI मतलब इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। तो इसके वैज्ञानिकों ने एक मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने और हटाने से जो आपका मटेरियल है, जो वस्तु है, वो गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। तो इस तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में हीटिंग देने में सक्षम होगा ये, और इसके इस्तेमाल से उपचार करने पर मानव शरीर पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा, कैंसर से याद आया, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और याद रखना, एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो हम 7 नवंबर को मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। फिर हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत क्या स्थान पर रहा है? 168 नंबर पर रहा है भारत।
अच्छा, सबसे पहले तो ये पता हो कि ये इंडेक्स जारी किसने किया। येल यूनिवर्सिटी ने, अमेरिका में है ये येल यूनिवर्सिटी, और इसी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से इसे तैयार किया है। और इसमें भारत 180 देशों में से 168 नंबर पर है, बहुत बुरी स्थिति। टॉप पे कौन है? टॉप पे है डेनमार्क। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है भारत का स्थान 168 है और टॉप पे है डेनमार्क। अच्छा, इस इंडेक्स से पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश पर्यावरण चुनौतियों का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर रहा है। फिर हाल ही में किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित पॉड डिजाइन किया है? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना ने। तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रूप से विकसित आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड अर्पित तैयार किया है, अर्पित नाम से। अर्पित मतलब हो गया एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो इस पोड की हेल्प से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए या अलग थलग जो स्थान है, मतलब दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, अगर वहां पे कोविड-19 का कोई सीरियस पेशेंट्स होता है तो वहां से बाहर निकालने में उसकी मदद की जाएगी इसके थ्रू। अच्छा, एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। फिर एक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह है। और इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य है कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। अच्छा, इस क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि सॉइल टेस्टिंग लैब वैन भी लॉन्च की है, जो कि जगह जगह जाकर के सोइल की टेस्टिंग कर सकती है। जिस तरह से वास्तविक लैब में टेस्टिंग होती है सोइल की, उसी तरह से इस वैन में टेस्टिंग हो सकेगी। फिर हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा जितेंद्र सिंह ने। हमारे डोनर मंत्री हैं ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इन्होंने कोविड-19 की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी, किफायती और वायरलेस शारीरिक निगरानी प्रणाली कोविड बीप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कोविड बीप का मतलब है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड। अच्छा, एप्लीकेशन की बात है तो कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको रिवाइज करवाई थी, जैसे कि अभी कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च की गई किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। एक कोरोना वॉच एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, कर्नाटक की है वो। और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन तो आप जानते ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। महाकवच एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च हुई थी? महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की थी। एक नाडी एप्लीकेशन पुडुचेरी ने लॉन्च की थी। रक्षा सर्व एप्लीकेशन ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की थी। और सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन ये नागालैंड में लॉन्च हुई। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज में एप्लीकेशन रही है कोविड-19 को लेकर के, और वैसे कोविड-19 को लेकर के जितने भी एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह है उनका हम जल्द ही ऑडियो तैयार करने वाले हैं, तैयारी चल रही है उसकी। और अगर आपने खबरी एप्लीकेशन पे हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऑडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी अभी जो भी IITs अभी जनवरी से लेके मई तक न्यूज में रहते हैं उसका ऑडियो अपलोड हो चुका है। मई महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे विद थीम्स वगैरह उसका भी ऑडियो अपलोड हो चुका है, तो वो जाकर के आप सुन सकते हैं। ऑडियो रिविजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर किस राज्य के एक इंजीनियर ने कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट नाम का एक रोबोट बनाया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर, और उन्होंने कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो मरीजों के पास कम से कम जाए ताकि उन्हें संक्रमित होने से बचाया जा सके। और उसी के लिए इन्होंने ये रोबोट बनाया जो कि मरीजों को पानी, भोजन, दवाइयां वगैरह देगा। मतलब इंसानों को उस मरीजों के पास नहीं जाना पड़ेगा, इस रोबोट को ही हम मशीनों के पास भेजेंगे। भैया दवाई देनी है तो रोबोट को भेज दो, खाना देना है तो रोबोट को भेज दो, क्योंकि इंसान जाएगा तो संक्रमित होने का खतरा रह सकता है। और इस रोबोट की खास बात यह है कि इस रोबोट को आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके एक एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी पर्पज के लिए अभी कुछ और रोबोट भी न्यूज में आए थे। अभी केरल की सरकार ने कर्मी बोट रोबोट बनाया था इसी पर्पज के लिए। IIT रोपड़ ने भी वार्ड बोट नाम का रोबोट बनाया था, और झारखंड सरकार ने भी कोबोट रोबोटिक्स बनाया था इसी पर्पस के लिए। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने राज कौशल पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। तो अभी राजस्थान की सरकार ने ही ये राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लॉन्च किया है, ताकि श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके और जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, उनको भी अच्छे से काम करने के लिए श्रमिक मिल सके। राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्र। फिर अभी किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। तो वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा की स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिल चुका है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रखना कि इस सॉन्ग को, इस एंथम को किसने लिखा है? तो के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने लिखा था इसको 1912 में। फिर अभी गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अनिल वल्लूरी को।
तो भारत में सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे ये। तो अभी गूगल क्लाउड ने अनिल वल्लूरी को भारत में सीनियर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए रहेगा, गूगल क्लाउड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? करण बजवा है, इनका नाम आपको याद रखना है, करण बजवा। बाकी दिलीप ओमान ये अभी स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के सीएमडी बने थे और गोविंद राजुलु चिंटला नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। गूगल की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। 2 फाउंडर थे गूगल के, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट और इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। अभी गूगल ने सोडार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और कम दिखाई देने वाले जो यूजर्स होते हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड भी लॉन्च किया था, टॉक बैक नाम से। फिर है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो आंसर होगा आदित्य। और मैंने आपको बताया भी था ये कोई अभी नई नौका नहीं है, ये 2017 में शुरू हो चुकी थी। लेकिन अभी आपसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अभी न्यूज में रही थी, क्योंकि अभी गुस्टेव ट्रोवे अवार्ड में शॉर्ट लिस्ट होने वाली एशिया से एकमात्र नौका बनी है, इसलिए इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, आदित्य इसका नाम है, केरल में चलती है ये। फिर है फसाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बड़े राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो ये तो आपको याद ही कर लेना है और याद हो भी गया होगा। गुजरात टॉपर है बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में गोवा टॉपर है, जबकि यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉपर है। तो ये 3 आपको याद रखना है, बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे छोटों में गोवा और यूटी में यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़। इसके अलावा भी फसाई ने ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 नाम से एक ई बुक भी रिलीज की है। और अभी अपन ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया था, उसी दिन ये इंडेक्स जारी किया था। चलो आपके लिए प्रश्न है, वैसे पीछे मैं बता चुका हूँ, फिर भी देखते हैं किसको याद है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और लिखो और देखो आपको याद है कि नहीं है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया था, साथ में उसकी थीम क्या थी ये भी लिखने की कोशिश करो। फसाई की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इसके चेयरपर्सन है रीटा टायोटिया और अभी इसके सीईओ बने थे अरुण सिंघल। फिर किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना और शहरी पथ विक्रेता पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो योजना है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उन्हें सीमित समय के लिए लोन दिया जाएगा, वो भी बिना गारंटी के। मतलब स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो सड़क किनारे बैठ करके ठेले वगैरह लगाते हैं, छोटी मोटी दुकान लगा करके काम चलाते हैं, उनके लिए। और अभी आपको याद होगा इससे पहले केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, उसे ही कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी शुरू की थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा बिना गारंटी के। तो उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है। फिर अभी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को घटा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा -3.2%। अच्छा, अभी एक और पॉइंट बताता हूँ। अभी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग ने भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा S&P ने भारत की सोवरेन रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है। और सोवरेन रेटिंग क्या होती है? ये या तो आप मई महीने के बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट देखना या फिर जून का फर्स्ट वाला पार्ट देखना, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसके अलावा एक और पॉइंट सुन लो, अभी फिच रेटिंग ने भी वित्त वर्ष 2021-22 में, ध्यान रखना ये वित्त वर्ष ये वाला नहीं है, अगला वाला वित्त वर्ष, अगला वाला फाइनेंशियल ईयर, उसकी बात हो रही है। तो उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को +9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और इस करंट फिस्कल ईयर में तो उसने कहा है कि -5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। फिच रेटिंग ने कहा ऐसा। ये अपडेटेड डेटा है तो इसको अपडेट करना। तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपको अपडेटेड ही ध्यान में रखनी होती है। मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उससे पहले 1 आध दिन पहले इसको चेक कर लेना कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, वही आपको याद रखनी है अपडेट वाली। मतलब आपके एग्जाम से पहले जो फाइनल आ गई ना, बस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका कोई एक एग्जाम हो गया, आपके एग्जाम दे करके आप आ गए, दूसरे दिन ये रेट्स चेंज हो गई, तो आपको फिर वो चेंज वाली याद रखनी है, अपडेटेड वाली, क्योंकि अगले वाले एग्जाम में वो नई वो जो अपडेटेड है ना वो काम आएगी। तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा खुद को भी। तो डेली अगर करंट अफेयर्स का लेक्चर भी देखते होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल यानी कि अभी नासा ने नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा रंजीत कुमार को। तो ये भारतीय एरोस्पेस उद्यमी है और इन्हीं को अभी सम्मान से सम्मानित किया है। और ये 30 साल से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उन्नत बनाने में जो अहम योगदान दिया है उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। एक और नाम आपको बता दूं, R.K. चेट्टी
पांडिपति, इनको 2002 में ये सम्मान मिला था और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय थे। RK चेट्टी पांडिपति। बाकी कृष्णेन्दु मजूमदार की बात करेंगे, बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने। जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने। और इन्हीं के साथ एक और नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जयदीप सरकार का नाम। लेसोथो जो अफ्रीकन कंट्री है उसमें भारतीय राजदूत बने। बाकी नासा की बात है, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रिडस्टीन। एक भारतीय मूल की लड़की का नाम आप याद रखो, वनीजा रूपाणी, क्योंकि इन्होंने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था। क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। फिर है किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या नाम का एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे डेवलप किया है? तो आंसर होगा DIAT ने। DIAT मतलब हो गया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। और अभी इसी ने अनन्या नाम का एक वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे तैयार किया है। तो आपको किसी भी चीज को अगर कीटाणु मुक्त करना है, जैसे कि मास्क हो गया, PPE किट, कपड़े वगैरह, आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये DIAT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। फिर मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बताया गया? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी मर्सर के 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। और मुंबई पूरे विश्व स्तर पर बात करेंगे तो ये 60वें नंबर पर सबसे महंगा है, जबकि एशिया में 19वें नंबर पर सबसे महंगा है। अच्छा, भारत में तो मुंबई सबसे महंगा है। मुंबई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई। दिल्ली 101वें नंबर पर है दुनिया में और चेन्नई 143 नंबर पे। इतना डिटेल में याद नहीं रखना, मुंबई सबसे महंगा ये याद रख लो। और दुनिया में टॉप पर कौन है, यानी कि सबसे महंगा कौन है? तो हांगकांग है, ये याद रख लो। फिर किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। और इसी तरह से आपको याद होगा, इससे पहले स्लोवेनिया ने भी अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया था। अब न्यूजीलैंड की बात कर ले तो इसकी जो कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन। और आपको याद होगा कुछ समय पहले ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 आया था, उसमें भारत तो 53 नंबर पे रहा था, लेकिन टॉप पे था न्यूजीलैंड। 2021 में जो महिला रग्बी वर्ल्ड कप होगा ये भी आपका न्यूजीलैंड में ही होगा। और न्यूजीलैंड से एक क्रिकेटर का नाम याद रखना, रॉस टेलर, क्योंकि ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। इसके अलावा रिचर्ड हेडली पदक भी इनको मिला था, रॉस टेलर को। फिर है, अच्छा बुक वाला प्रश्न है, लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज नाम की बुक को किसने लिखा है? शोभा डे ने। तो मशहूर लेखिका है ये शोभा डे और इन्होंने लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा और कोरोना वायरस जैसी महामारी से पैदा हुए अनिश्चितता भरे माहौल पर किताब लिखी है, जिसका नाम है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज। और इसे रिलीज करेंगे सोनू सूद। अच्छा, सोनू सूद से अभी एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, अभी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसने? गार्गो इंटरनेशनल ने। ये दिल्ली की एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है। बाकी मोहम्मद अब्दुल मन्नास की बात करेंगे तो बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी थी JK रॉलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप याद कर लो। द इका बोग नाम की बुक लिखी है इन्होंने। और वी कृष्ण स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट है, PV सिंधु के ऊपर बुक लिखी है। अब तो आपको याद होगी ना, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नाम की बुक लिखी है। फिर जून 2020 तक किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर डुबकी लगाई? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना का एक मानव रहित पनडुब्बी है जिसका नाम है हेदाओ 1। उसने दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर यानी कि लगभग 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। और इस तरह से ये जो हेदाओ 1 है दुनिया में सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच जिसे कहते हैं उसकी सतह को छूने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा, आगे जाकर के बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पे चाइना की बात कर लेते हैं, कैपिटल बीजिंग है और यहीं पर ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और आपको पता है ये विंटर ओलंपिक्स 2022 में आपके यहीं पर होंगे। करेंसी रेनमिनबी है और अभी चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम क्या है, डिजिटल करेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी लॉन्च किया है और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। वैसे आपके चाइना में और भी गेम्स होने वाले हैं, जैसे कि 2022 में ही 19वें एशियन गेम्स भी होंगे चाइना के हांगझाऊ में। और 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शांटाओ में। और 2023 में एशियन फुटबॉल कप होगा, ये आपके चाइना में होगा। और अभी चाइना ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप भी जीता था। भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अभी चाइना ने अपने मंगल एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम तियानवेन 1 रखा है। इसे इसी साल के एंड में लॉन्च किया जाएगा।
फिर अभी केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25%। पहले ये 10% था, अभी बढ़ा के 25% कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? आत्मनिर्भर योजना के तहत ऐसा किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घरेलू बांस का उपयोग कर सकें, बाहर से कम मंगाए। और बांस से एक पॉइंट याद रखना, अभी से ये पेड़ के दर्जे से हटा दिया, पेड़ नहीं है ये, अब इसे घास माना जाता है। और वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं, ये भी याद होना चाहिए। तो जब भी कोई इस तरह का प्रश्न पढ़ो जहां पे एक पॉइंट आप पकड़ लो और उससे जितने क्वेश्चन आप रिलेट कर सके हो उतने रिलेट करा करो, चीजें आपको रिकॉल करने में आसानी होगी और आपको मजा आएगा पढ़ने में। मजा आना चाहिए, जिस दिन मजा आ गया ना पढ़ने में तो बस मजा आ जाएगा। तो गाइज ये हमारे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी से और ये चेक करना है कि आपको कितने याद है। आपको याद होनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आप ही को देना, रिजल्ट आप ही का आएगा, नौकरी आप ही की लगेगी, पैसे आप ही को मिलेंगे। तो सब कुछ आप ही का होना है, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मुझे तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करा करें और कम से कम अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो इसे लाइक तो बनता है, लाइक तो जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दें। अगर कोई स्टडी ग्रुप भी है तो प्लीज शेयर जरूर करें, रिकमेंड जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि व्यूज नहीं मिल पा रहे, हमारा चैनल इतने स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, तो व्यूज नहीं मिल पा रहे, सीधी सी बात है। तो प्लीज इसे स्प्रेड करने में मदद करें, फैलाने में मदद करें। थैंक यू गाइस।